तो ज्योग्राफी के इस चैप्टर में पुनः हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे वायु परिवहन। हमने बताया था चैप्टर का नाम ही था परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो परिवहन संचार वाले हिस्से में हम स्थल परिवहन पढ़ चुके हैं, जल परिवहन पढ़ चुके हैं। अब तीसरा परिवहन कौन पढ़ेंगे? वायु परिवहन। वायु परिवहन छोटा परिवहन है, इसीलिए इसको थोड़ा सा जानेंगे। छोटा परिवहन है, सबसे महंगा परिवहन है, दूरी के हिसाब से सबसे लंबा परिवहन है, आ रहा समझ में ना। लेकिन समय के हिसाब से सबसे कम समय लगने वाला परिवहन है। द्रुत गति से एरोप्लेन जब ऊपर लेके जाते हैं हम लोग हवाई जहाज, और तुरंत उड़ा के लेके दूसरी जगह बहुत कम समय पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं वायु परिवहन, परिवहन का सबसे तीव्र साधन। कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक दूरी पर नहीं है। सोचो, माने जब हम आसमान में जब चल दे, काफ़ी लंबी दूरी भी तय अगर कर देना है, सबसे लंबी दूरी, तो कितना घंटा? 35 घंटे में हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे। बाकी तो समझो कि सऊदीया जाना हो तो मुश्किल से 2-3 घंटा काफ़ी है बच्चे, आ रहा समझ में ना। तो पढ़ते हैं, यह परिवहन के सभी साधनों में सबसे महंगा परिवहन है। सबसे सस्ता परिवहन कौन था? जल परिवहन। सबसे सुलभ आसान परिवहन कौन था? सड़क परिवहन, स्थल परिवहन, ठीक है ना। और सबसे महंगा परिवहन में कौन होगा? तो इस तरीके से वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन होता है बच्चे। कहता है कि अगम्य क्षेत्रों, अगम्य, गम्य मतलब होता है जाना, अगम्य माने न जाना, आ रहा समझ में ना। वैसे क्षेत्र जहाँ जाना मुश्किल है, कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, उसमें पहुँचने का सबसे उपयुक्त परिवहन का साधन कौन सा है? वायु परिवहन। अगर मान लो 20 जंगल में पहुंचना है तो सड़क से जाएंगे तो कई चीता से लेके शेर, बाघ, बिल्ली खा जाएंगे, नहीं तो जंगल भी इतना घना होगा, पहुंच नहीं पाएंगे। वायु परिवहन से उड़ेंगे और समझो कि सीधे वहीं पे पहुंचेंगे जहां उतरना है, और वहां से सीधे रोप की सहायता से, नहीं तो पैराशूट की सहायता से उतर जाएंगे, ठीक है ना। तो विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला यूएसए करता है। अर्थात सबसे ज़्यादा वायु परिवहन का प्रयोग विश्व का कौन सा देश करता है बच्चे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, माने संयुक्त राज्य अमेरिका बच्चे। तो हम लोग समझ लो बैलगाड़ी भी आज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर अमेरिका की बात करेंगे तो वो एरोप्लेन 60% भाग का इस्तेमाल वो अकेले करता है। अब बाकी समझो कि मैं 40% में विश्व के सभी देश है। कहते हैं न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो केंद्रीय बिंदु है जहाँ से वायु मार्ग अभिसारित होते हैं तथा सभी महाद्वीपों की ओर विकसित माने होते हैं, माने विकृत होते हैं। कहने का मतलब कि न्यूयॉर्क, लंदन, माने समझो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोप के कई माने ऐसे माने सेंटर है जो सबसे बड़े ये सेंटर के रूप में माने जाते हैं, और वहाँ से कई विश्व के सभी देशों की तरफ जाने के लिए वायु मार्ग का वहाँ पे स्टेशन बना हुआ है। तो न्यूयॉर्क की बात करेंगे, लंदन की बात करेंगे, फ्रांस के पेरिस की बात करेंगे, एम्स्टर्डम की बात करेंगे, या अमेरिका के शिकागो की बात करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण समझो कि केंद्रीय बिंदु है जहाँ से विश्व के सभी जगहों पे जाया जा सकता है बच्चे। तो इस तरीके से वायु परिवहन भी हमारा ख़त्म हो गया बच्चे। वायु परिवहन में मुख्य तौर पे मैं बता दूं तुम्हें कि हम जो इस्तेमाल करेंगे बच्चे वायु परिवहन, ये सबसे महंगा परिवहन होता है। इसमें ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा नहीं होती है, और समझो कि रडार की प्रयोग करते हुए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और समझो कि कंपास की सहायता से हम इसमें दिशा निर्धारित कर लेते हैं और जगह भी निर्धारित कर लेते हैं किस दिशा में जाना है। तो इसी के साथ हमारा वायु परिवहन समाप्त हो गया। वायु परिवहन के बाद जो हम पढ़ेंगे पाइपलाइन परिवहन, थोड़ा ये जानेंगे। जैसे कि पाइपलाइन परिवहन जो होता है कुल मिलाकर ये स्थल परिवहन के ही अंतर्गत आता है। तो उसी में एक हिस्सा छूटा हुआ था पाइपलाइन परिवहन, वो भी मैं बता दूँ। तुम सबको पढ़ा चुका हूँ बच्चे ज्योग्राफी में, तुम लोग भी पढ़ लो। कहते हैं कि जब जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के प्रवाह एवं परिवहन के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है, तो उसे ही पाइपलाइन परिवहन के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि तुम जानते हो बच्चे कि यदि हम लोग मकान बनाते हैं तो चौथे मंजिल पे पानी पहुंचाने के लिए हम लोग नीचे से फेंक देते हैं तो चला जाता है ना। कैसे जाता है?
पाइप से जाता है। तो पाइप का प्रयोग करके एक जगह से जल दूसरे जगह भेजा जा सकता है, ठीक है ना जी। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में समझो कि वहाँ पे हम चाहे कि वहाँ नल को हिला दें तो वहाँ हलेगा क्या, वो चट्टान होता है, हलता नहीं है। तो वहाँ पाइप के द्वारा पानी का माने समझ लो कि विकास किया जाता है, वहाँ तक पानी भेजा जाता है। उसी प्रकार जल तो भेजते हैं, पेट्रोलियम भी जैसे विश्व के दूसरे देशों से हमारे देशों में भेजा जाता है, या हमारे देशों में पेट्रोलियम का अगर शोधन किया जाए, अगर पेट्रोलियम कहा जाए तो असम के डिगबोई में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अगर दक्षिण की बात करेंगे तो मुंबई से बगल में है मुंबई हाई, वहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अब वहाँ से अगर मान लो मुंबई में पेट्रोल पहुँचाना होगा तो ट्रक पे लाद के लेके आ जाएंगे नहीं, उसको कैसे लाना होता है, पाइप से। वहीं से पाइप बिछा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बरौनी से हम लोग पेट्रोलियम वगैरह जो भी लाते हैं तो बरौनी तक असम के डिगबोई से होते हुए पाइप बिछा कर यहाँ तक ला दिया गया है। और उसी पाइपलाइन में हम लोग जब जाएंगे बरौनी, यहाँ से गाड़ियाँ जाती है और वहाँ से वहीं पे गैस भी मंगाया जाता है, वहीं पेट्रोलियम मंगाया जाता है। तो वहाँ से भर कर लेकर टोंटी खोल के भर लेते हैं, या फिर वहाँ से लेकर हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। इस तरीके से पूरे भारत में एक जाल बिछाया गया है बच्चे। इसको कौन कौन पाइपलाइन किधर बिछाया गया है ये पढ़ लेंगे तो ये हमारा लेसन भी समाप्त होगा। तो हम अपने देश की नहीं, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पढ़ेंगे कि विश्व के स्तर पे कौन कौन पाइपलाइन कहाँ कहाँ है। इसमें जानेंगे हम लोग कि तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह के लिए पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। चूँकि तरल पदार्थ जो भी होते हैं, गैस वगैरह होते हैं, मान लो कि किसी चीज़ में लेकर जाते हैं तो लीकेज होने की संभावना उसकी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उसको पाइप में ही एकदम ऐसा व्यवस्था कर दिया जाता है कि एक जगह से गैस छोड़ दिया जाए या जल छोड़ दिया जाए या पेट्रोल उसमें डाल दिया जाए और वो पाइप के सहारे दूसरे जगह चला। कहते हैं न्यूजीलैंड के फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइन द्वारा भेजा जाता है। अंदाज़ा लगा बच्चे कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश जहाँ जो डेयरी फार्म है, फार्म माने क्या समझेंगे, जहाँ गाय भैंस रख कर दूध का उत्पादन किया जाता है। तो वहाँ से किसी के घर माने समझो कि कंपनी में फैक्ट्री तक दूध को भेजना है तो गाड़ी नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करेंगे, वहीं पे दूध को एकदम ऊंचाई पे लेकर चले जाएंगे मशीनरी के थ्रू और वहीं पे सब दूध डालेंगे। अब पाइप वहाँ से सप्लाई कर दिया गया जहाँ जहाँ फैक्ट्री है वहाँ तक। जैसे तुम लोग अभी महानगरों में जाओगे बच्चे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास वगैरह जगह पे, तो वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि जो भी वहाँ अपार्टमेंट बनते हैं 10, 20, 30, 40, 50, सैकड़ों मंजिल का, उन मंजिलों में जाने के लिए अब सोचो कि गैस सिलेंडर लेकर एक तो 100 मंजिल कोई लेकर जा सकता है क्या बच्चे, डर भय भी बना रहता है। 100 मंजिल तो लेकर चढ़ेगा नहीं आदमी। तो वहाँ भी क्या किया जाता है, पाइपलाइन प्रयोग कर दिया गया। वहाँ किचन में जब जाओगे तो वहाँ के किचन में गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, वहाँ पाइप रहता है बच्चे। वहीं पे पाइप को खोलोगे और वहाँ से गैस निकलना शुरू हो जाएगा और पाइप से कनेक्शन कर दिया जाता है चूल्हे में। तो उसी तरीके से न्यूजीलैंड में फार्म में जहाँ भी मैंने डेयरी उद्योग वगैरह होते हैं वहाँ से दूधों को भेजा जाता है फैक्ट्री तक, किसके द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा। तो आखिर विश्व के प्रमुख पाइपलाइन कौन कौन है ये हमें सोचना पड़ेगा बच्चे। तो इसमें आता है बिग इंच पाइपलाइन। पहला पाइपलाइन कौन सा हो गया, बिग इंच पाइपलाइन। तो इसमें कहता है कि इस पाइपलाइन के द्वारा मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाया जा सकता है। मैं बताया मैक्सिको की खाड़ी, अब उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में आते हैं, मैक्सिको की खाड़ी है बच्चे। तो वहाँ पे जो हम तेल का उत्पादन करते हैं तो तेल के कुआं वहीं पे पाए जाएंगे। पूछेगा तेल का कुआं कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको खाड़ी। तो वहाँ से जो भी तेल उत्तर पूर्वी राज्यों में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजना हो, कनाडा में भेजना हो, आसपास के जितने भी राज्यों में भेजना हो तो हम किससे भेजते हैं जी, बिग इंच पाइपलाइन से। तो बिग इंच पाइपलाइन अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है, मैक्सिको की खाड़ी के पास से तेल के कुओं से वहाँ पे उत्तरी अमेरिका के राज्यों में भेजा जाता है। दूसरा इसमें टैप लाइन। टैप लाइन क्या है, तो फारस की खाड़ी के पास के कुओं को सीनान नामक नगर से ये जोड़ते हैं। ईरान के पास है फारस की खाड़ी बच्चे। जैसे तुम लोग ये देख लो, मैंने बताया है रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य में यहाँ मैंने बताया यरूशलेम सीरिया के पास में है, यहाँ पे क्या, फारस की खाड़ी। तो इसी फारस की खाड़ी में मिस्र से बगल में है, तो वहाँ पे है सीनान नामक नगर से ये टैप पाइपलाइन जोड़ता है। भारत की बात करेंगे तो भारत ईरान पाइपलाइन,
ईरान से होते हुए अब भारत तक भी एक पाइपलाइन आया है बच्चे। तो कहते हैं यह एक प्रस्तावित गैस पाइपलाइन है जो विश्व की सर्वाधिक लंबी माने 1814 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी। माने काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे याद रखेंगे हम लोग। ये प्रस्ताव रखा गया है कि ईरान से जो भी पेट्रोलियम वगैरह गैस वगैरह हमारे यहाँ आता है, ईरान से, इराक से, अरब से, तो उसके लिए प्रस्ताव रखा गया एक पाइपलाइन ही हम लोग बिछा देते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट वहाँ से सप्लाई होगा और हमारे देश में आ जाएगा। ये प्रस्तावित है, बना नहीं है, लेकिन ये अभी प्रस्तावित है। इस तरीके से विश्व स्तर के हमने पाइपलाइन व्यवस्था को भी जान लिया बच्चे। अब थोड़ा सा बचा इसमें संचार। तो इस संचार को पढ़ने के साथ ही मुश्किल से एक पेज का है, इसे हम ख़त्म कर लेते हैं कि संचार क्या है। जैसा कि तुम्हें पता होना चाहिए इस चैप्टर का नाम ही है परिवहन एवं संचार। व्यापार अगले चैप्टर में हो जाता है, आज जिसमें समझो कि परिवहन और संचार का प्रयोग जब हम करने लगेंगे किसी भी माने समझो कि लेन देन की प्रक्रिया में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक संबंधित है किससे, व्यापार पढ़ने के लिए। तो हम पढ़ते हैं संचार। संचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संचार कहते हैं। याद रखेंगे दो चीज़ें पहुंचाते हैं हम लोग। जब किसी वस्तु को, किसी सामान को, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिवहन बोलेंगे बच्चा। लेकिन हम अपने विचार को, अपने संदेश को, अपने शब्द को हम बोल रहे हैं ना जी, तो हम अपनी बोली को यहाँ से अमेरिका पहुँचा दें, ब्रिटेन पहुँचा दें, दिल्ली पहुँचा दें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संचार। तो संचार के रूप में हम लोग अभी मुख्य तौर पे किसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ, टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं। मुंबई में शाहरुख खान अगर कुछ बोलेगा और हम लोग के पास आ जाता है चीज़ें, तो ये क्या है जी, संचार व्यवस्था है। समझ में आ गया ना जी। तो व्यक्ति को और वस्तु को भेजेंगे एक जगह से दूसरे जगह जिस माध्यम से, उसे हम क्या बोलेंगे, परिवहन। लेकिन उसी व्यक्ति के विचारों को भेज देना हो, उसके शब्दों को भेजना हो, उसके तथ्य को भेजना हो, तो उसको जब हम भेजेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, संचार। तो परिवहन और संचार में अंतर समझ गए। मानो कहता है कि संचार के लिए डाक सेवा, अब कोई भी चीज़ लिखित रूप से भेजा जाता है तो कैसे कैसे भेजते थे, पर हम लोग डाक सेवा से भेजते थे। लिख कर कोई भी चीज़ पोस्ट ऑफिस में डाल देते थे ना जी, पोस्ट ऑफिस के पोस्ट बॉक्स में डालते थे और वो चला जाता था। तो डाक सेवा, टेलीफोन, फैक्स, उपग्रह संचार और इंटरनेट सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। तो संचार के लिए हम लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं बच्चे। यहाँ से अमेरिका से कोई चीज़ मंगाना होगा तो एकदम परिवहन से मंगाएंगे कि संचार से। शब्द मंगाना हो, कोई विचार मंगाना हो, कोई पत्र मंगाना हो, कोई सूचना मंगवाना होगा, तब हम कैसे मंगवाएंगे, संचार से। और वहाँ से रसगुल्ला मंगाना हो, टॉफ़ी मंगाना हो, वहाँ से समझो चॉकलेट मंगवाना हो, तब उसको संचार से मंगवाएंगे क्या, तब किससे मंगवाएंगे, परिवहन से। एकदम हमको काफ़ी जल्दी एकदम मंगा लेना है, एकदम आज हम एकदम खा लेना चाहते हैं, तब कौन से परिवहन माध्यम से मंगवाएंगे, वायु परिवहन से। हम 2-4-6 माह में भी खाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, तब किससे मंगवाएंगे, जल परिवहन से। आ रहा समझ में ना जी। अब कहता है कि सैमुअल मोरस टेलीग्राम का आविष्कार किए, टेलीग्राफ का आविष्कार किए थे। ये याद रखेंगे हम लोग कि टेलीग्राफ का आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन है, सैमुअल मोरस। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन देखा कि नहीं ऋतु सब, आज जैसे हम लोग मोबाइल कर रहे हैं, हाथ में उठा लेते हैं, कान पे सटा के हेलो हाउ आर यू बोलते रहते हैं। पहले समझो कि एक ऐसा इसके पहले यंत्र था जो ऊपर सुनने वाला और नीचे बोलने वाला लगा रहता था मशीनरी, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से तो ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया, टेलीफोन का। उसी टेलीफोन का विकसित रूप आज के डेट में मोबाइल कहलाता है। क्लियर है बच्चे। उसी प्रकार मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। तो इसने उपयुक्त संचार साधनों का आविष्कार कर संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। तो आज के डेट में कोई भी टेलीग्राफ वगैरह समझो कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम लोग पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज देते थे वो, या इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग जो हम टेलीफोन के तारों के माध्यम से करते हैं वो, या मार्कोनी के द्वारा जो रेडियो का इस्तेमाल कर दिया गया वो, ये सब जब आ गया
तो संचार प्रणाली दुनिया में काफ़ी विकसित हो गई। कहते हैं आधुनिक युग में अब हम क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर, उपग्रह माने सैटेलाइट, केबल और बिना केबल के संचार उपकरण विकसित हो जाने से संचार के क्षेत्र में अविश्वसनीय परिवर्तन हुए हैं। पहले समझ लो ये सब तार से जुड़े रहते थे, लेकिन अब तार से जुड़ा रहता है क्या, मोबाइल में तार लगा रहता है क्या, बिना तार का, उसी को हम बोलते हैं वायरलेस। वायरलेस मतलब क्या होता है, बिना तार का। ऐसे उपकरण आ गए हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, दूरसंचार हो गया, बच्चे इसमें से कि केबल और बिना केबल की सहायता से भी हम उसका काम कर लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया संचार क्षेत्र में। कहते हैं वर्तमान में टेलीफोन सर्वाधिक उपयोग किए जाने वाला दूरसंचार का माध्यम है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कौन सा केबल है जी, टेलीफोन का केबल, जो इंटरनेट वगैरह जैसे मान लो हम मोबाइल से अगर चलाएंगे तो कम पकड़ेगा, लेकिन ये देख लो जैसे मैंने वाईफाई लगा लिया है बच्चे, ये तार आया है ना, तो ये टेलीफोन का वायर होता है और उससे कनेक्ट किया जाता है, तो ब्रॉडबैंड करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाटा तुरंत खींचता है और हमें उपलब्ध कराता है। तो टेलीफोन जो होता है सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला दूरसंचार का माध्यम होता है। आज उपग्रह ने माने सैटेलाइट ने सेल फोन, मोबाइल को संचार व्यवस्था का प्रमुख साधन बना दिया है। तो आज जो हम मोबाइल की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे, इतना जान लो कि मोबाइल से यदि हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो मानो कि हमने तुम्हारे नंबर पे डायल कर दिया, तो ऐसा नहीं कि हम डायल करते हैं तुम्हारे नंबर पे डायरेक्ट चला जाता है। हम कुछ भी बोलते हैं तो यह उसको मोबाइल क्या करता है, डिकोड करके भेजता है। समझो कि हमारे पास के टावर पे, देखते हो जहाँ रहते हो वहाँ अगल बगल में टावर लगा होता है ना जी, वो टावर क्या करता है, उतने ही सेकंड से कई गुना कम हिस्से में वो भेजता है सैटेलाइट पर, और सैटेलाइट वहाँ से तुरंत खोजता है कि कहाँ कौन से नंबर पे फ़ोन हुआ है। उस फ़ोन जहाँ भी रहेगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में, वो वहाँ के टावर के पास तुरंत भेज देगा, और वो टावर फिर उस आदमी के मोबाइल के पास में भेजता है। सोचो सेकंड के कितने कम हिस्से में ये सब व्यवस्था होती है। तो ऐसा मत सोचना बच्चों कि हम यहाँ से फ़ोन कर दिए तुम्हारे नंबर पे तो डायरेक्ट यहाँ से तुम्हारे नंबर पे कॉल चला गया, ऐसा नहीं होता है। सबको बोल दो शांति से बैठेंगे सभी। तो इस तरीके से बच्चे संचार व्यवस्था का प्रयोग कैसे किया जाता है समझ में आ गया। हम मोबाइल से फ़ोन करते हैं तो वो कहाँ भेजता है, हमारे पास के टावर पे, टावर उसको कहाँ भेजता है, सैटेलाइट पे, सैटेलाइट कहाँ भेजता है, दूसरे मोबाइल वाले के टावर के पास, और टावर फिर भेजता है उस व्यक्ति के पास में। इस बीच में यदि हमारा टावर या उसका टावर या सैटेलाइट, इस तीनों में कहीं भी थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई बच्चे, तो हम लोग बोलते हैं कि हेलो, तो हेलो हेलो चिल्लाने लगते हैं, आवाज़ सुनाई साफ नहीं देती है। क्लियर है बच्चे। तो कहता है टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन, माने टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का इसमें क्रांतिकारक कारक बना। बैठ जाओ। माने टेलीग्राफ की अगर बात करेंगे, टेलीग्राफ क्या होता है बच्चे, पहले समझो। प्राचीन माने पहले के समय में जब मोबाइल नहीं था, उस समय डाक का प्रयोग हम लोग करते थे। डाक के द्वारा हम लोग किसी को टेलीग्राम वगैरह भेजते, तो वहाँ जब भेजा जाता था तो उसको क्या किया जाता, पूरा बातें नहीं भेज पाते थे, बहुत छोटी सी बातें हम भेजते थे, तार के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। आ रहा समझ में ना जी। तो हम जब बोलते थे तो कुछ कुछ बातें वहाँ पर टाइप होती थी, वहाँ एक मशीन लगा रहता था, ठीक है ना जी। तो चूँकि इतना कॉस्टली हो जाता था कि बहुत कम शब्द लिख कर यहाँ से भेजा जाता था, जैसे बाबू बीमार जल्दी आओ, बस इतना ही हो गया, 4 वर्ड भेज दिया गया। और इसमें समझो कि हज़ारों रुपए लग जाते थे पहले बच्चे। तो इस तरीके से उतना ही में सामने वाला समझ गया, अरे बाबू बीमार हो गया है, जल्दी जानना है, नहीं तो कोई भी सीरियस हो सकता है। समझ गया ना। अब तो एकदम हम लोग घंटों बैठ के बातें करते रहते हैं बच्चे, तो कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरीके से, और टेलीफोन की बात करेंगे तो अमेरिका के नागरीकरण का ये क्रांतिकारक कारक बना है बच्चे। स्कूल का पैसा दीजिए। तो इस तरीके से नीचे अम्मी से पॉकेट से निकलवा लेना, ऊपर नहीं रखना जा। तो इस तरीके से बच्चे अब हम पढ़ेंगे आखिर जिस सैटेलाइट के द्वारा हम टेलीफोन का, मोबाइल का उपयोग करते हैं, आखिर वो सैटेलाइट क्या है। तो सैटेलाइट पढ़ लेंगे बच्चे, इसे कहते हैं उपग्रह संचार। उपग्रह संचार सभी क्लास वाले ध्यान से समझेंगे इसे कि उपग्रह संचार क्या होता है। उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार को उपग्रह संचार कहते हैं।
जैसे जो भी टेलीफोन वगैरह है, इंटरनेट वगैरह है, कोई भी डाटा तुरंत दूसरे जगह चला जाता है कि पहले सैटेलाइट पे जाता है जी, सैटेलाइट पे जाता है। तो उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार को हम क्या बोलेंगे, उपग्रह संचार कहते हैं, ठीक है ना। इसकी शुरुआत पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1970 में की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट कि अगर पूछा जाए कि उपग्रह संचार की शुरुआत कब हुई थी, 1970 ईस्वी में हुई थी बच्चे। और इसकी शुरुआत करने वाले दो देशों का नाम बोलो, सोवियत संघ, जिसे आज हम रूस कहते हैं, जो 1991 में विभाजित हो गया बच्चे। इसके पहले हम इसको क्या बोलते थे, सोवियत संघ बोलते थे। तो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसने 1970 में इसकी शुरुआत की थी बच्चे। इन उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी के दूरस्थ स्थानों को जोड़ा जाता है, माने जोड़ा गया। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को आज हम अपने जगह पे बैठे हुए आसानी से देख लेते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से उसको हम लोग देख सकते हैं बच्चे। तो उपग्रह संचार से क्या लाभ है, इसे थोड़ा सा जान लेंगे। और इसी के साथ अब ये लेसन समाप्ति होने वाला है। तो कहता है कि इसके माध्यम से संदेश भेजने की लागत कम हुई है। उपग्रह संचार से हम लोग किसी देश, मानो अमेरिका में कोई भी पत्र अगर भेजना होता पहले, तो कितने पैसे लगते हैं, हवाई जहाज़ से भेजना पड़ता है, यहाँ से डाक में भेजते हैं, यहाँ से जाता है समझो कि एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से जाता है वहाँ के एयरपोर्ट पे, वहाँ के एयरपोर्ट से फिर वहाँ से उस व्यक्ति के एड्रेस पे भेजा जाता है। पैसा काफ़ी खर्च होता कि नहीं। और आप तो हम लोग इसमें तो हेलो अमेरिका, तुरंत गूगल बता देते, अरे अमेरिका पे लग गया फ़ोन, और डायरेक्ट हम लोग बातें कर लेते हैं। तो उपग्रह संचार से पहला लाभ क्या हुआ है जी, कि इसके माध्यम से संदेश भेजने की लागत काफ़ी कम हुई है। दूसरा, इस प्रणाली द्वारा रेडियो और टेलीविज़न जैसी सेवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसके द्वारा मौसम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है और भूमि का वर्गीकरण करना आसान हो गया है बच्चे। मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा जानेंगे। जैसे कहता है कि मुंबई में अभी मान लो कि आमिर खान अपनी कोई पिक्चर अगर चला रहा है, आमिर खान कुछ बोलना चाहता है और उसको हम लोग चाहें तो आसानी से उसको देख सकें। तो किसके वजह से वो संभव हो पाया है, उपग्रह के। उपग्रह होता क्या ना कि वहाँ से जो भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड करके उसको सेंड कर दिया जाता है कहाँ, सैटेलाइट पर। और सैटेलाइट फिर से हमारे टावर के आसपास, हमारे टावर पे भेज देता है और वो टावर सीधे हम लोगों के मोबाइल पे, स्क्रीन पे, टेलीविज़न पे भेज देता है बच्चे। तो इस तरीके से भारत का उपग्रह के क्षेत्र में अभी तक क्या विकास किया है, भारत में कौन कौन से उपग्रह हैं और इसमें इसने क्या डेवलपमेंट किया है, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। तो कहता है कि भारत के उपग्रह के क्षेत्र में विकास क्या है। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लोगे। भारत में सबसे पहली बार जो सैटेलाइट भेजा गया उसका नाम क्या है बच्चा, आर्य। इसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 ईस्वी से हुआ था। कब हुआ था जी, 19 अप्रैल 1975। याद रखेंगे, यहाँ के जितने भी सैटेलाइट वगैरह जो भेजे जाते हैं उपग्रह संचार प्रणाली, वह समझो कि दक्षिण भारत में श्रीहरिकोटा से भेजा जाता है। कहाँ से, श्रीहरिकोटा। तो हम पढ़ेंगे अन्य उपग्रह। उसके बाद सबसे पहले तो आर्यभट्ट को भेजा गया। आर्यभट्ट के बाद अभी कौन कौन उपग्रह भेजा गया है, तो भास्कर प्रथम 1979 ईस्वी में, मैंने समझो कि 1979 में कौन सा उपग्रह, भास्कर प्रथम। फिर 1980 में भेजा गया रोहिणी। फिर 1981 में भेजा गया एप्पल। फिर इनसैट आदि का प्रक्षेपण इसमें एरियन रॉकेट द्वारा किया गया। इनसैट इत्यादि का जो प्रक्षेपण किया गया कौन से रॉकेट के द्वारा, एरियन रॉकेट। एरियन रॉकेट क्या होता है ना कि रॉकेट में किसी उपग्रह को रख देते हैं हम लोग और रॉकेट में दूरी फिक्स कर दी जाती है, इतने दूरी पे वे ले जाकर उसको छोड़ेगा। तो वो उतने दूरी पे रॉकेट लेकर अपने साथ चला जाता है, वहाँ जब छोड़ देता है वही उपग्रह धीरे 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 निकल कर छतरी की तरह एकदम फैल जाता है और हमारा कनेक्शन वहाँ से जुड़ जाता है। अब समझो कि तुम कुछ बोलोगे तो वो सैटेलाइट वहाँ कवर करेगा, फिर हमारे पास भेजेगा। तो विश्व के सभी देश अपना अपना सैटेलाइट भेजे रहते हैं, आ रहा समझ में ना। और वो उसकी बाउंड्री सीमा होती है कि वो अपने देश में ही काम करते हैं और दूसरे देश में भी काम न करने लगे, इसलिए उसके लिए ना अवरोध भी एक होता है इसका, जो लगा देने से समझो कि वो काम करना बंद कर देता है। अब तुम सोचोगे सर कैसे काम करना बंद कर देगा, तो कभी कभी परीक्षा देने तुम जाते हो बच्चों, तो वहाँ पे तुम्हें जैमर मिलता होगा, मोबाइल जैमर। एक ऐसा मशीन आता है
जिसको अगर यहाँ लगा दिया जाए तो किसी के मोबाइल से अगर कहीं से फ़ोन आएगा तो यहाँ काम नहीं करेगा वो। क्लियर है? तो इसी प्रकार की जैमर हर देश वाले लगा देते हैं कि दूसरे वाले, अभी समझो कि देश वाले का सैटेलाइट हमारे देश में काम करके हमारे खुफिया चीज़ों को न ग्रहण कर ले। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें से साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है। तो जानेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये कि साइबर स्पेस इंटरनेट एक तकनीक है जो कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा विविध जानकारी प्रस्तुत करता है। यह एक काल्पनिक संसार के निर्माण करती है जो विद्युत और वर्ल्ड वाइड वेबसाइट माने www डॉट, तुम लोग देखते हो तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, जैसे इंटरनेट तकनीक के द्वारा संचालित होते हैं, इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। दरअसल समझो कि जैसे ही किसी चीज़ को खोजना हो, अब तुम गूगल पे जाके किसी सर्च इंजन पे जाके www डॉट जैसे ही लिखते हो तो वर्ल्ड वाइड वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में वो तुम्हारे उस शब्द को ढूंढना शुरू कर देते हो। और जैसे ही लिखते हो तुम उसमें से मान लो कोई भी चीज़ लिख दिया कि साइंस www डॉट साइंस, तो विश्व के साइंस की चीज़ों को तुरंत तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देता है। ठीक है बच्चों, तो इसे ही हम किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट के नाम से जानते हैं। विश्व के अधिकांश इंटरनेट उपभोक्ता यूएसए, सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं तो कहाँ पे है बच्चे? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। अब भारत में तो बच्चे अब इतने ईजी हो गया कि मोहल्ले के बच्चे भी एकदम कोने में बैठ के एकदम मोबाइल देखते रहता है। माँ सोचते हैं कि पढ़ रहा है बाबू खूब, लेकिन बाबू क्या पढ़ता है तो तुम भी लोग जानते हो बच्चे। चलो, तो कहता है ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा, ई प्रशासन के माध्यम से इसका प्रतिवर्ष विस्तार होते जा रहा है। जहाँ ई लग गया, ई मतलब समझ लेंगे इंटरनेट, माने इंटरनेट से मेल भेजना, इंटरनेट से वाणिज्य माने समझो कि व्यापार करना, इंटरनेट से एजुकेशन पाना। जैसे मैं तुम्हें जो कुछ पढ़ाता हूँ बच्चे, तुम घर पे जाते हो यूट्यूब पे देख लेते हो, तो वो सब क्या है? ई शिक्षा हो गया। उसे ई प्रशासन, यहीं बैठे हो, अब इंटरनेट से एक नोटिस आ जाएगा तुम्हारे पास में, चले आओ कोर्ट में तुम्हारा डेट पड़ गया इतने तारीख को, तुमने फलां जगह पे गलत काम किया था। समझ में आएगा जी? तो इसको ई प्रशासन के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से इसका विस्तार लगातार होते जा रहा है बच्चे, और आने वाले समय में इसी का डेवलपमेंट होगा। तुम्हारे पास कोई सूचना पत्र वगैरह के माध्यम से नहीं आने जा रही है, नेट के माध्यम से ही तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। जैसे मानो कि मेरा लेक्चरशिप में सिलेक्शन हो गया तो उसकी सूचना के लिए मेरे पास लेटर नहीं भेजा गया। 1999 में जब मैं नेवी में सेलेक्ट हुआ था बच्चे, तो उस समय मुझे बाई पोस्ट लेटर आता था कि आज ये आपकी ज्वाइनिंग इतने तारीख को, मान लो कि 2 जुलाई 1999 को चिल्का, उड़ीसा के चिल्का में हमारी ज्वाइनिंग थी बच्चे। तो पूरा 16 पेज का दस्तावेज आया था। और अब समझ लो बच्चे कि मैंने लेक्चरशिप में ज्वाइन किया और ये करीब समझो करीब 30, 40, 50 पेज का जो था, कुछ आया नहीं घर पे, सीधे कहाँ आ गया? पोर्टल पे आ गया, इंटरनेट के थ्रू भेज दिया गया हमारे मेल पे, देख लीजिए, निकाल लीजिए अपना, बस हो गया। तो ये आने वाले समय में तुम लोगों को इसी का सहारा लेना है बच्चे। अब अगर हम बात करेंगे इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है विश्व में, तो सबसे अधिक इस्तेमाल करने वालों में है चाइना। चाइना के बाद है इंडिया, और इंडिया के बाद कौन है? अमेरिका। तो इस तरीके से चाइना जनसंख्या में भी अधिक और इंटरनेट से इस्तेमाल करने में भी अधिक। जितनी जनसंख्या सब के सब इंटरनेट इस्तेमाल करने लगते हैं बच्चे, और उससे कम जनसंख्या कहाँ है? भारत। तो जितनी जनसंख्या उतना इंटरनेट। बच्चे कोना कोनी में भी इंटरनेट एकदम देखने लगे हैं बच्चे। और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। तो इस तरीके से हमारा ये लेसन समाप्त होता है बच्चे। 8वां चैप्टर हमने तुम्हें 3 वीडियो में समाप्त किया है, और तीनों वीडियो को देख लोगे और कोई दिक्कत होता है तब फिर पूछते हो तुम।